आज पाकिस्तान हमास के खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों? ये अचानक ये इतनी तब्दीली या पहले से या इजराइल के बहुत दबाव में अमेरिका क्यों? राशिद रिजवी साहब। देखिए मुमताज भाई, आपने ये देखा होगा कि पाकिस्तान अमेरिका के चंदे पे जी रहा है। ये बात कहने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, जो सही उसको सही बोलना चाहिए। अपने दम पर जीने वाले देश कौन-कौन है? कतर है, सऊदी अरब है, कुवैत है, ओमान है, तो इंडोनेशिया है और भी बहुत से देश हैं, मुस्लिम देश, जो अपने दम पे जी रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा पाकिस्तान देश है, जो अमेरिका के चंदे पर जी रहा है। हमको कोई भी हर्ज नहीं है कि वो मुस्लिम देश है, हमको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये गलत है ये, जो सही है वो बोलना चाहिए। तो जो पाकिस्तान अमेरिका के चंदे में जी रहा है, आप उससे उम्मीद क्या करेंगे? जो अमेरिका चाहेगा, वो वही बोलेगा। अमेरिका ने हमें हमास को डिसआर्म करने की बात कही, तो पाकिस्तान उससे खिलाफ कभी नहीं जाएगा कि आप डिसआर्म मत हो, हम आपके साथ हैं। वो अमेरिका की ख्वाहिशात को आगे बढ़ाएगा और अमेरिका पूरी तरीके से गाज़ा पे अपना कंट्रोल चाहता है। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आज मीटिंग हुई, उसमें टोटल 15 देश हैं। 15 देश में 13 ने समर्थन किया अमेरिका के प्रस्ताव का। 2 ऐसे थे जिन्होंने न समर्थन किया न विरोध किया, वो वहां से हट लिए, जिसमें एक चाइना, एक रशिया। तो अब आप ये देखिए, जिस यूएन की बात कोई नहीं मानता, उसी यूएन के माध्यम से, उसी यूएन के जरिए से अमेरिका अपनी बात मनवाने पे लगा हुआ है। और उसने यूएनएससी को धमकी भी दी थी कि ये प्रस्ताव पास हो जाना चाहिए, ये गाजा के लोगों के लिए फायदे में है, वरना उन्हीं का नुकसान है। मतलब धमकी है कि अगर प्रस्ताव नहीं पास होगा तो हम फिर इजराइल को खुले हाथ छोड़ देंगे, वो फिर और लोगों को जेनोसाइड करेगा। तो इस तरह के प्रस्ताव को हमास ने नकार दिया है। प्रस्ताव में ये कहा गया कि अब सेकेंड स्टेज की बात शुरू हो जाएगी। आईएसएफ जो इंटरनेशनल फोर्स है, वो आएगी, वो कमान संभालेगी गाजा के अंदर भी, बॉर्डर पे भी। धीरे-धीरे आईडीएफ बाहर जाएगी, धीरे-धीरे। ये नहीं कहा कि गिर आते ही बाहर जाएगी, धीरे-धीरे बाहर जाएगी। और ये आईएसएफ है, इंटरनेशनल हमास को डिसआर्म करेगी। या हमास के अलावा जो भी संस्थाएं हैं, वो चाहे इस्लामिक जिहाद हो, कसाम ब्रिगेड हो, इनको डिसआर्म किया जाएगा। तो आप उनको डिसआर्म कर देंगे, उसके बाद अगर आईडीएफ ने हमला किया तो कौन बचाएगा? आपके प्रस्ताव में ये तो नहीं लिखा ना कि अगर आईडीएफ हमला करेगा तो ये फोर्स उसको रिएक्ट करेगी। ये आपके प्रस्ताव में नहीं है। क्या ये फोर्स खाली जाके लोगों के जनाजे उठाएगी? और ये भी कहा गया कि बॉर्डर पे सक्रियता इस फोर्स की रहेगी, जिससे मदद मिलने में आसानी हो। तो अब आप ये बताइए कि इनका कहना है कि मदद मिलने में आसानी हो, इसका मतलब आज की डेट में मदद पहुंचने में कठिनाई इसीलिए पैदा की जा रही है कि इस बिल को दिखा करके, इस प्रस्ताव को दिखा करके और वो मुसीबत दिखा करके फौरन इसको पास कर लिया जाए कि मदद पहुंचने में आसानी हो, ताकि कोई अपोज ना करे। तो हमास के लोग चाहते ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या उनका कोई भी नॉमिनी आकर के कंट्रोल करे। इतना तो हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास 1 घंटे का टाइम नहीं रहेगा 24 घंटे में। 10 मिनट
वो या तो बिटकॉक को बैठा देंगे या अपने दामाद को बैठा देंगे। और जाहिर-सी बात है, दोनों इज़राइल की गोद में बैठे हुए हैं। जैसा इज़राइल चाहेगा, वैसा वो करेंगे। हमास इन चीज़ों को देख क्या रहा है, इन चीज़ों से वो गुज़र चुका है। इसलिए हमास इससे सहमत नहीं है। चाइना ने तो कह दिया कि किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो अब बयानबाज़ियाँ तो चलती रहेंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा गाज़ा के लोगों को? आखिर गाज़ा के लोगों को मिलेगा क्या? जिस मुसीबत से आज वो जी रहे हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ तेज़ हो रही हैं, बारिश ने भी बहुत ही ज़्यादा हालात वहाँ के ख़राब करके रखे हुए हैं। लोगों के पास ओढ़ने-बिछाने के लिए नहीं है। लोग एक कोने में बैठ कर के जा कर के रात गुज़ार रहे हैं। अगर वो स्थिति, उनके वो हालात डॉक्यूमेंट्री बना करके इस दुनिया में हर लैंग्वेज में रिलीज़ कर दिए जाएँ, तो हम ये मानते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों के आँखों में आँसू आ जाएँगे। सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ गाज़ा की बदहाली की वीडियोज़ क्या रिलीज़ हुए, पूरी दुनिया में उबाल आ गया था। पूरी दुनिया के लोग सड़क पे आ गए थे। लेकिन क्या हुआ? हुआ क्या, ये आप देखिए। किसी एक शातिराना तरीके से अमेरिका ने उस आवाज़ को दबा दिया। एक बना मनचाहा मनगढ़ंत प्रस्ताव लेकर के आए, सीज़ फायर का ऐलान करवा दिया ताकि लोग खामोश हो जाएँ, और लोग खामोश हो गए। लेकिन अभी भी चुट-पुट प्रदर्शन हो रहे हैं। दुनिया के अलग-अलग देशों में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन अभी भी चल रहे हैं। कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाना चाहता, उसने पहले भी नहीं दिखाया। जितना आपने देखा होगा पूरी दुनिया में गाज़ा के समर्थन और इज़राइल की विरोध में प्रदर्शन, वो आपको किसने दिखाया होगा? वो आपको दिखाने वाले सोशल मीडिया पे दिख रहा है। हमारा मीडिया भी दिखा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी दिखा रहा है। आज एक न्यूज़ आई है कि एमबीएस के अमेरिका जाने से पहले ईरान ने एक लेटर भेजा है, एक चिट्ठी भेजी है एमबीएस को, जिसको लेकर के एमबीएस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने खुलासा किया है कि हाँ, ईरान से एक पत्र, एक लेटर आया है। लेकिन उसमें क्या लिखा है, अभी इसको नहीं खुला। न तो अभी इस पे ईरान कुछ बोला है, ना इस पे अभी सऊदी अरब ने कुछ कहा है। बस इस चीज़ को उन्होंने वाज़ेह कर दी कि ईरान से हमको एक लेटर मिला है। ये जा रहे हैं, सौदा करेंगे, आपका F-35 जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा मीडिया में हलचल थी। इस तरीके से उसको दिखाया जा रहा था कि इससे बहुत बड़ी चीज़ है। F-35 लेकर के सऊदी अरब अजय हो जाएगा। अमेरिका का इतना बड़ा तंत्र है ये, इतना बड़ा हथियार है ये, कि अमेरिका इसको अपने लिए रखे है, किसी को देना नहीं चाहता। जबकि कई देशों ने उस सौदे को नकार दिया। आपके जो ट्विटर के मालिक हैं, टेस्ला के, उन्होंने इसको एक कबाड़ कहा था कि ये कबाड़ है और ये किसी काम का नहीं है। मगर मोहम्मद बिन सलमान को चाहिए, आप अगर इस राजनीति को इस तरह से देखें कि हमारे यहाँ लोकल एक किसान था, वो आलू की खेती करता था। फिर उसको पार्टी ने टिकट दे दिया, एक पार्टी के सदस्य था। टिकट दे दिया, वो विधायक बना। विधायक बनाने के बाद उसको मंत्री बना दिया गया। वो मंत्री बन गए,
तो जो आलू उनका 20 रुपए में जाता था, वो मंत्री के चाहने वाले या मंत्री के चम्मच लोगों ने उस आलू को 200 रुपए में खरीदना शुरू कर दिया। ये सब जान रहे हैं कि मार्केट में इसकी कीमत 20 रुपया है, लेकिन जो मंत्री जी खुश हो जाएंगे, अपनी नजर इनायत हम पे बनाए रखेंगे, इसलिए है वो खुशी खुशी खरीद रहे हैं। तो यही हाल है F-35 का कि F-35 वाकई अगर सही मायने में देखा जाए तो बहुत कारगर नहीं है, और इजराइल ने उस पर तड़का लगा दिया कि हमारे लिए खतरा है, जिससे कि उसकी वैल्यू कम ना हो, या आप समझिए, जिससे कि उसकी वैल्यू कम ना हो। दलाली दलाली राशिद साहब, जैसे दलाल लोग करते हैं कि चढ़ाना, हालांकि वहीं पे आप देखिए यूएस द्वारा सऊदी को F-35 बेचे जाने पर स्मोट्रिच ने क्या कहा है कि मुझे नहीं पता, ऊंटों से F-35 की ओर बढ़ना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। मतलब बहुत ही जरा हैरान करने वाला और बड़ा मज़ाक़ खेज लग रहा है कि भाई ये तो ऊंट वाले लोग पहले भी उस तरह का बयान देते। जी, ये चढ़ाना जैसा आप कर रहे हो। हाँ, और ये सब एक पॉलिसी है, ये पॉलिसी के तहत ये सारे बयान आ रहे हैं, ताकि लोगों को ये लगे, स्पेशली सऊदी अरब को, उसने बहुत बड़ा तंत्र खरीद लिया है। ठीक है, उसने खरीद लिया, अब आप आएंगे उसके इस्तेमाल पे। सऊदी अरब उसका इस्तेमाल करेगा कहाँ? याद हो मेरी बात पे, हमने कई दिन पहले एक बात कही थी कि सऊदी अरब कोई भी हथियार खरीदेगा, उसका इस्तेमाल वो हूथियों पर करने की कोशिश करेगा। वो ये हथियार हूथियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, अगर वो कहीं इस्तेमाल करेगा तो, वरना वो फाइटर प्लेन है, कोई डिफेंसिव वो आयरन डोम नहीं है कि आप पे कोई हमला करेगा आप बचाव कर लोगे। बाकी सऊदी अरब की किसी से खुली दुश्मनी है नहीं, थोड़ा बहुत बहरीन का मामला था वो ठंडा है। अब मामला यमन का है, और यमन के हूथियों के हाथ से वो सत्ता लेना चाहते हैं, और जो अपना गवर्नर बैठा के रखा है उन्होंने, उसी के हाथ में सत्ता देकर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो जो आपने देखा रशिया सीरिया में हुआ था, वो सीरिया में जो था वो यमन का रिएक्शन था मोहम्मद बिन सलमान का, क्योंकि ईरान के समर्थन से हूथियों ने आधे यमन पे कब्जा कर लिया। ये चीज सऊदी अरब को बर्दाश्त नहीं हुई, और वो भी ईरान को कहीं ना कहीं चोट देने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए सीधे दो ही टारगेट थे, एक इराक था और एक सीरिया था। इराक में तो सफल नहीं हो पाया, लेकिन सीरिया में वो सफल हो गया। सीरिया में उसने जुलानी को पूरा सपोर्ट किया, फिर अमेरिका और इसराइल से बात की, अमेरिका ने बात किया टर्की से, मिली जुली सहमति हुई और सीरिया कब्जा हो गया। तो मुमताज भाई ये है, कहती है, इसको कहते हैं जियो पॉलिटिक्स, जिसमें अपने जाति मफाद के लिए ये दुश्मन से भी मिल जाते हैं और दोस्त से भी लड़ जाते हैं। दोस्त से लड़ जाने की बात पे हमने आपको पहले बताया था कि ये फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे, एर्दोगान और बशर अल असद, ये एक दूसरे के घर जाया करते थे, शाही मेहमान बन करके रहते थे, उन्हीं की आवाज पे, कोई गेस्ट हाउस में नहीं, उनकी आवाज पे ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर साथ में होता था। लेकिन फिर आप देखिए एर्दोगान ने क्या किया, सत्ता परिवर्तन में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब का साथ दे करके जो उसको कुर्दों को दबाना था, वो जमीनी कब्जा कर ली, जिससे हमेशा टर्की को खतरा रहता था। अब वो उनके कंट्रोल में आ गए, अब उनकी आवाजों को वो आराम से दबा सकता है। तो मुमताज भाई, आज कोई बात नहीं कर रहा है कि क्या हाल है गाजा के लोगों का, क्या हाल है वेस्ट बैंक के लोगों का,
वेस्ट बैंक में कई मकानों में आग लगाई, झड़पें हुई, इजरायली घायल भी हुए। और यहाँ पर ताज्जुब ये है कि इजरायली पुलिस और आईडीएफ जब बीच में आए तो उन पे भी हमला किया गया। जो सेटलर हैं, ये आपके इस मॉशनिस्ट वगैरह की पार्टी के हैं। इनका काम है कट्टरपंथ फैलाना, ये कट्टरपंथी हैं। तो इनको सरकार की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है। खाली लीपापोती करने के लिए नेतन्याहू ने ये कह दिया कि हम ऐसी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब वो फिलिस्तीनियों को मारें, उनका घर जलाएं, उनकी फसलों को जलाएं, उन पे हमला करें, उससे कोई मतलब नहीं, न इजराइल से, न इजराइल की सरकार से, न नेतन्याहू से। नेतन्याहू जानते हैं कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, वरना जो सरकार हमारे समर्थन से चल रही है, वो समर्थन खींच लिया जाएगा, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा नेतन्याहू को। त्यूं दस है।